Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the depression in the freezing point of the solution, जो कि हमने पीछे देखा कि यही हमारे पास क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी है। अब वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जब हमारे पास वो प्रॉपर्टीज़ जो कि सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करी बल्कि उसकी जो है मोल्स पे डिपेंड करें या उसकी अमाउंट पे डिपेंड करें कि जितना ज़्यादा हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा होगी ये प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है कि इससे पहले हमने देख लिया कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन में कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट, या एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि क्या है कि सॉल्वेंट की निस्बत जो है हमारे पास जब हम उसमें सॉल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन बना देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सॉल्यूशन को बॉयल होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो अब जितना ज़्यादा हमारे पास सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे तो इस प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आता जाएगा। अब हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, कि जहाँ पे हमारे पास क्या है कि सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट ने फ्रीज होना था, ठीक है, वो हमारे पास क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट है। लेकिन अगर हम उसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो वो पॉइंट जो है फ्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन आ गया कि वो उस सॉल्यूशन को हम और ज़्यादा लो टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ेगा ताकि वो हमारे पास क्या हो जाए कि फ्रीज हो सके। जैसा कि हमारे पास अगर सिंपल एग्जांपल दूं आपको कि पानी है, पानी या वाटर जो हमारे पास है 0 सेंटीग्रेड के ऊपर फ्रीज हो रहा, लेकिन हम उसके अंदर कोई भी मटेरियल ऐड कर देते हैं, सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, तो हम क्या है कि पानी जो है ज़ीरो की बजाय अगर मैं ये कह दूं कि -10 सेंटीग्रेड के ऊपर फ्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमने उसके फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर दिया है कि वो ज़्यादा देर तक लिक्विड फेज में रहेगा। हमने देखा होगा कि बहुत सारी जगह के ऊपर या इवन जो कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है तो वहाँ पे एंटी फ्रीजिंग एजेंट ऐड किया जाता है गाड़ियों के अंदर कि उनका जो फ्यूल है वो फ्रीज़ ना हो जाए, जो उनका पेट्रोल है या फ्रीज़ ना हो जाए, या उनकी पाइप्स के अंदर इंजन की पाइप के अंदर जो है बर्फ़ ना जम जाए ताकि वो गाड़ी जो है मूव ना हो सके। या इवन बहुत सारी रोड्स के ऊपर जो है साल्ट को थ्रो किया जाता है। उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जो कि जब स्नो का सीज़न आता है तो वहाँ पे क्या है कि साल्ट रॉक साल्ट फेंकती हैं रोड्स के ऊपर ताकि वो जो है बर्फ़ कम से कम बने और गाड़ियों की बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो। अब वो काम क्या कर रहे थे, वो जो साल्ट ऐड करें या कोई भी हम सॉल्यूट ऐड करें वो क्या कर रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट को लो करता है, ठीक है, कि ताकि हमारे पास कम बर्फ बन सके, या हम या सिंपली के जो सॉल्वेंट है हमारे पास वो बहुत नीचे टेम्परेचर पे जाके बहुत लो टेम्परेचर पे जाके फ्रीज हो। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ये हमारे पास क्या होता है कि हम कोई सब्सटेंस ऐड कर रहे होते हैं या एंटी फ्रीजिंग एजेंट ऐड करते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, ताकि वो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर सके। तो हम इसकी अब डिटेल में देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। अगर आप उसकी डेफिनेशन देखोगे तो ये क्या है कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड और सॉलिड जो है, एक ही सब्सटेंस का लिक्विड और सॉलिड जो है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही थी। जैसे वाटर है, वाटर लिक्विड फॉर्म में 0 सेंटीग्रेड पे हम ये कहते हैं कि 0 सेंटीग्रेड इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। लेकिन हम क्या कहते हैं जो बर्फ है, आइस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो भी 0 सेंटीग्रेड है। इसका मतलब है 0 सेंटीग्रेड के ऊपर जो आइस है और वाटर जो है वो इक्विलिब्रियम में है। पानी जो है वो बर्फ में कन्वर्ट हो रहा था, बर्फ जो है वो पानी में कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है। तो ये पानी का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट इज अ सबस्टांस ऑफ अ सबस्टांस इज द टेम्परेचर एट विच इट्स लिक्विड एंड सॉलिड फेज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। एट फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या कि लिक्विड एंड द सॉलिड फेज विल हैव द सेम वेपर प्रेशर, कि जितना वेपर प्रेशर जो है सॉलिड का है उतना ही हमारे पास वेपर प्रेशर जो है वो लिक्विड का आएगा फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। हैंस द इंटरसेक्शन ऑफ द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द सॉल्यूशन विद द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट इज द
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अभी हम देखेंगे हमने क्या बात की है कि सॉलिड और लिक्विड सॉल्वेंट अगर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आएगा जिसपे वो इक्विलिब्रियम में होंगे तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। अगर हम बात करें कि हम अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, अब सॉल्यूशन का कंपैरिजन क्या कर रहे हैं कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो के इक्विलिब्रियम में होना चाहिए किसका, अब सॉल्यूशन है लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा, ठीक है, अब उस सॉल्यूशन को हमने इक्विलिब्रियम में लेके आना है किसी सॉलिड चीज के साथ। तो सॉलिड किसका, कि जो प्योर सॉलिड सॉल्वेंट है उसके साथ अब हम उसको इक्विलिब्रियम में लेके आ रहे हैं, ठीक है, कि जब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट इज इक्वल हो जाएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन के तो तब वो उसका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। ये भी हम नीचे प्लॉट देखते हैं तो वहां से हमें एग्जैक्टली पता चल देगा, ठीक है। तो लेकिन आप ये देख लो कि किसी भी सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उस सॉल्वेंट का जो लिक्विड फॉर्म और उसी सॉल्वेंट की जो सॉलिड फॉर्म है वो आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, तो ये हमारे पास क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट बन जाएगा। और फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर लिक्विड और सॉलिड फेज जो होती है किसी भी सब्सटेंस की उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब हम बात करें सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर हम क्या कह रहे हैं, द इंटरसेक्शन मीन जहाँ पे वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो उस पोजीशन को हम कह रहे हैं द इंटरसेक्शन ऑफ द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द सॉल्यूशन विद द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये इस टेम्परेचर पे हो क्या रहा है, इट इज द टेम्परेचर एट विच द फर्स्ट क्रिस्टल ऑफ द सॉल्वेंट अपीयर्स व्हेन अ सॉल्यूशन इज कूल्ड। कि सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, कूल करते जाएं, तो जहाँ पे हमें सबसे पहली क्रिस्टल नज़र आ रही होगी कि ये हमारे पास क्रिस्टल जो है सॉल्वेंट की बनना शुरू हो गई है, तो वो इस सॉल्यूशन का हमारे पास क्या हो जाता है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है। मोर जनरली द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज टेम्परेचर एट विच द सॉलिड सॉल्वेंट, एक तरफ हमारे पास क्या है सॉलिड सॉल्वेंट है और दूसरी तरफ क्या है द सॉल्यूशन आर इन इक्विलिब्रियम, कि सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्वेंट हमारे पास जब इक्विलिब्रियम पे आ जाए तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो हमारे पास क्या कहलाता है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। सिंस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ये हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो हाई होता है और जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूट ऐड हुआ है। Hence this solution will freeze at lower temperature than that of the pure solvent, के pure solvent के बजाय ये क्या कर रहा होगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर के ऊपर जाके फ्रीज हो रहा होगा। अब रीज़न क्या होती है कि सॉल्वेंट और जो सॉल्यूशन है वो क्यों डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। एक्चुअल में हमारे पास क्या, क्लियरली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन आर समवट मोर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर देन दे आर इन दी प्योर सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन के केस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास क्या सॉल्यूट पार्टिकल भी ऐड हुए हुए हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ साथ, तो सॉल्यूट पार्टिकल एक दूसरे से ज़्यादा दूर दूर हैं, लेकिन जो प्योर सॉल्वेंट है उसके अंदर क्या सॉल्यूट जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो आपस में ज़्यादा करीब है, ठीक है। जब सॉल्वेंट के पार्टिकल प्योर सॉल्वेंट में पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब हैं तो उनको कंडेंस करना, उनको सॉलिडिफाई करने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, यानी थोड़ा सा टेम्परेचर लो करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है। लेकिन इन द केस ऑफ सॉल्यूशन अब उसमें क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी हैं तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल की वजह से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आपस में थोड़े दूर दूर है तो उनको कंडेंस करना, उनको सॉलिडिफाई करना, या उनको आप सिंपली फॉर्म में कह दें कि आइस की तरफ में कन्वर्ट करना, मीन उसके फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ आना हमारे लिए ज़रा मुश्किल है, तो वो उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, तो तब वो जाके हमारे पास फ्रीज होते हैं। सो ये इसकी मेन रीज़न है हमारे पास कि क्यों सॉल्वेंट का जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन की फॉर्म में डिक्रीज हो जाता है जब सॉल्यूशन में लेके आते हैं हमने। क्लियरली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन आर द समवट मोर सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर, रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल देन दे आर इन द pure solvent. Consequently, the temperature of solution must be lower below the freezing point of the pure solvent. के जो pure solvent का freezing point है उससे हमारे पास जो है temperature of the solution क्या होगा,
लो होगा, ज़्यादा नीचे टेम्परेचर करना पड़ेगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू फ्रीज इट, इसको फ्रीज करने के लिए। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन के, सोल्यूशन की क्या कंसंट्रेशन है ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट द डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, जैसा कि हमने पहले प्लॉट्स को देखा था, हम यहाँ भी एक प्लॉट देखेंगे कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप लोगों ने क्लियरली अच्छी तरह से समझना भी है, और ताकि आप लोगों को इस पॉइंट की समझ आ जाए। वी प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट एंड दिस लिक्विड सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। अब हमारे पास क्या है कि तीन चीज़ें हम देख रहे हैं। हमने पहले क्या था, जो लिक्विड सॉल्वेंट है और जो सॉलिड सॉल्वेंट है वो एक पॉइंट के ऊपर आ जाएं, जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएं तो वहाँ पे क्या बनता है, वो उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। कि लिक्विड सॉल्वेंट और जो सॉलिड सॉल्वेंट है वो आपस में एक इक्विलिब्रियम पे आ जाए तो वो हमारे पास क्या बन गया कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब इसका मतलब है एक कर्व हमारे पास क्या है, ए और बी कर्व आ रही है, दूसरी कर्व क्या है, सी एंड डी। ए और बी कर्व क्या बता रही है कि हमारे पास ये सॉलिड सॉल्वेंट है, और बी सी और डी हमें बता रही है कि ये लिक्विड सॉल्वेंट है। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है कि सॉलिड क्या कर सकता है, सॉलिड डायरेक्टली अब वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है ना, यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर भी साथ हम इस साइड पे हम ले रहे हैं कि जब सॉलिड सॉल्वेंट जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो ये इसका कौन सा हीट कौन सी होगी, हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है कि कभी भी कोई भी सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए तो उसको उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो यहाँ पे सब्लिमेशन का प्रोसेस है। दूसरा क्या है कि लिक्विड सॉल्वेंट है, इस पॉइंट के ऊपर आके क्या हो रहा है कि वो हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स के अंदर, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सी और डी के ऊपर हीट ऑफ वेपराइजेशन आ गया, या लिक्विड सॉल्वेंट है, और यहाँ पे ए एंड बी के ऊपर हमारे पास क्या है कि ये सॉलिड सॉल्वेंट आ जाता है, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई। अब इसको देखते हैं, हम इसको पढ़ते हैं क्या कहता है यहाँ पे हमारे पास कि हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक सॉलिड सॉल्वेंट है, एक लिक्विड सॉल्वेंट है, और तीसरा हमारे पास सॉल्यूशन है। हमने तीनों चीज़ों को यहाँ पे देखना है। फर्स्टली हमारे पास क्या है, इन द डायग्राम ए बी इज द सब्लिमेशन कर्व ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट, ए और बी सब्लिमेशन कर्व है, एंड सी एंड डी इज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द प्योर लिक्विड, कि सी और डी हमारे पास क्या है, प्योर लिक्विड है। अब बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट पे इस साइड पे अगर हम टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर क्या आ जाता है, टी नॉट। प्योर सॉल्वेंट के लिए हम नॉट यूज कर रहे थे, आपको पहले भी पता है, ठीक है। एट द पॉइंट बी correspond टू द टेम्परेचर टी नॉट वेयर द टू कर्व्स, दो कर्व कौन से, एक ये सी और डी वाला और ए और बी, इस पॉइंट पे क्या है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, ये वो टेम्परेचर है। और ये जो है कौन सा इक्विलिब्रियम पे आ गया है, ठीक है। तो दोनों का ये हमारे पास क्या है, सॉलिड और लिक्विड जब इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं तो ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा, ठीक है। The point B correspond to the temperature T naught where the two curve A, B and C, D meets. It's the freezing point of the pure solvent. क्यों कि liquid solvent and the solid are in equilibrium at this point. अब क्या करें, हम देख रहे हैं कि हमारे पास solution का क्या केस है। When solute is dissolved in the solvent तो क्या बन गया हमारे पास solution. The vapor pressure of the solvent is lower. ये भी हमें पता है कि जब भी हम solution बनाएंगे तो vapor pressure क्या हो जाएगा, low हो जाएगा। Hence the pressure curve of the solution, अब हमारे पास ये जो कर्व है ये सोल्यूशन का है कि ये हमारे पास हमने पहले भी अगर पहले वाला जब जहाँ पे हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं वहाँ पे भी अगर ये कर्व अगर आपको देखा जाए सी और डी और ई और एफ, ये तकरीबन सेम कर्व है एलिवेशन ऑफ दी बॉइलिंग पॉइंट के, जो आप ऊपर जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ई और एफ कर्व जो है वो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर कर्व है, ठीक। हैंस द प्रेशर वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सोल्यूशन ई एफ विल बी इंटरसेक्ट द सब्लिमेशन कर्व ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट। अब ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है कि इस पोजीशन के ऊपर जाके
ये जो ई पॉइंट है ये यहाँ पे है, ठीक है, कि ई और एफ जो है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर था। अब सोल्यूशन का वेपर है, सोल्यूशन एक लिक्विड फॉर्म में है, तो उसने किसी सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम में आना है, तो वो किस सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम में आएगा, वो जो सॉलिड सॉल्वेंट है उसके साथ इक्विलिब्रियम में आएगा ना। तो यहाँ पे ये जो ई पॉइंट है ये यहाँ पे है, ठीक है, तो वहाँ जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या आ गया कि ये टी आ गया। तो ये टी क्या होगा कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जहाँ पे हमारे पास ई एफ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे पास सॉलिड सॉल्वेंट को। उसके साथ ही अगर हम प्रेशर को भी साथ ही देख लें तो ये ई पोजीशन पे हमारे पास क्या है, पी एस आ गया, और ये बी पे हमारे पास क्या था, एक्सटर्नल प्रेशर आ गया। और साथ साथ फिर हमने बाद में जी पॉइंट की बात करनी है, जी पॉइंट पे हमारे पास क्या है, पी नॉट है। अभी हम बात करें ई एफ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस कर्व को, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है हमारे पास वो क्या आ जाता है, टी आ जाता है। Hence, the pressure curve of the solution EF will intersect the sublimation curve of the solvent, so जो कि हमारे पास solid solvent AB at the point E के ऊपर, which correspond to the temperature T, which is lower than the T naught। ये T naught जो हाई टेम्परेचर है ये क्या है, लो टेम्परेचर है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि lowering of the freezing point of the solution, ठीक है, ये लोअर टेम्परेचर है, ये हमारे पास क्या हाई टेम्परेचर है। एट ई the solution and the pure solvent solid solvent are in equilibrium। हमारे पास क्या है, solution और जो solid solvent था वो equilibrium position पे आ गए हैं। Hence the temperature T is the freezing point of the solution। ये हमारे पास क्या था कि solution का freezing point है। अब हम क्या कर सकते हैं कि डेल्टा टी एफ निकाल सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर में जो चेंज है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, कितना चेंज आ रहा है, ये टी नॉट था, इसमें से माइनस कर दें टी, तो ये हमारे पास क्या आ गया कि ये हमारे पास डेल्टा टी एफ आ जाता है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन of a solution is defined as the difference between the freezing point of the pure solvent, pure solvent का हमारे पास क्या था, T नॉट, माइनस कर दें इसके अंदर से the freezing point of the solution जो कि T था, ये आ गया। अब जैसे हमने पीछे निकाला था हमने कि थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन निकाला था डेल्टा टी बी के लिए यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के लिए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेल्टा टी एफ यानी कि जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है उसको भी हम निकाल सकते हैं, उसके लिए भी थर्मोडायनेमिकली हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब जैसे हमने क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन पहले यूज़ की थी वहाँ पे, तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। फ़र्क क्या होगा कि अब यहाँ पे वेपोरेशन के साथ साथ क्या आ रही है कि सब्लिमेशन का प्रोसेस भी हो रहा था, क्योंकि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास वेपर्स के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे सब्लिमेशन का भी इंक्लूड होगा। क्या है, टू रिलेट मैथमेटिकली द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, के कंसंट्रेशन को फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को आपस में रिलेट करने के लिए हम क्या करने हैं कि क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन को यूज़ करेंगे और इसी के साथ साथ हम रोल्स लॉ इक्वेशन को भी यूज़ करेंगे। हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास क्या, वी कंसिडर अगेन फिगर, जो फिगर है हमारे पास उसी को हम दोबारा देखते हैं। लेट पी द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड, ठीक है, हमें पहले भी पता है कि पी जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है एंड सॉलिड एट टी नॉट, एंड पी एस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द बोथ सॉलिड सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन एट द टेम्परेचर टी। वही बात कि पी नॉट क्या है और पी क्या है। पी नॉट आ रहा है हमारे पास कि टी नॉट टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे पास फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो आ गया, और इसी तरह हमारे पास क्या है कि पी एस हमारे पास जो है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आ जाता है। अब अगर देखें कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो है जब ये टी पे है, ठीक है, जब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है तो वहाँ पे उसका वेपर प्रेशर क्या है, पी एस सॉल्यूशन का। अब हम ये देखते हैं कि इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के ऊपर, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है या सॉल्यूशन का अगर हम टेम्परेचर की बात करें कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये, उसके ऊपर जो प्योर सॉल्वेंट है वो क्या चीज़ है, ठीक है।
तो वहाँ पे प्योर सॉल्वेंट को हम इस जी से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि उसी टेम्परेचर को हम देख रहे हैं ना, उस टेम्परेचर के ऊपर ये क्या हमारे पास कि इसको पी नॉट है। एक्चुअल में हम अब ये जी को भी देखते हैं कि ये जी क्या चीज़ है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, पी एस जो है वो सॉल्यूशन का है और पी नॉट जो है हमारे पास जो है वो प्योर लिक्विड का है। लेट पी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉलिड एट टी नॉट, ठीक है, एंड पी एस टू विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द बोथ सॉल्वेंट solid solvent and solution and the T again let P naught क्या is the vapor pressure of pure super cold liquid solvent at T, जो कि G की बात हो रही है हमारे पास कि G क्या है हमारे पास अगेन। अब यहाँ पे P नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सुपर कूल्ड लिक्विड एट टेम्परेचर T, यानी कि जब T टेम्परेचर वो है कि सोल्यूशन तो फ्रीज हो रहा, ठीक है, लेकिन क्या है हमारे पास कि जो लिक्विड है वो एक सुपर कूल्ड फॉर्म में आ गया हमारे पास, कि बहुत ज़्यादा कूल्ड होने की कंडीशन आ गई है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, P नॉट वाली कंडीशन आ गई है और टेम्परेचर T के ऊपर, विच करस्पॉन्ड टू दी पॉइंट जी। जी पॉइंट जो है वो T टेम्परेचर के ऊपर आ रहा है। आप इसको दोबारा से देख भी लेते हैं। सिंस द पॉइंट G एंड B lie on the same vapor pressure curve, both of them must be related by the Clausius-Clapeyron equation। अब हम क्या कर सकते हैं, दोबारा उसको देखते हैं कि G और B जो है एक ही वेपर प्रेशर के हैं ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही सब्सटेंस के वेपर प्रेशर है, जो कि किसका था हमारे पास, प्योर सॉल्वेंट का। प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर कर्व था वो ये था C एंड D। उसमें B क्या था, B जो है वो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था, ठीक है, और जी क्या है, जब हमारे पास सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है तो उस टाइम जो कंडीशन है हमारे पास, जो उस टाइम उसका प्रेशर आ जाता है, या उस टाइम ये हमारे पास सॉलिड जो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, वो सुपर कूल्ड की कंडीशन में है, ठीक है। तो वहाँ पे जो प्रेशर है वो पी नॉट है, और जब सिंपल हमारे पास आ रहा है कि ये हमारे पास सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो पी है, और जो कि टी नॉट के ऊपर आता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट्स को देख लीजिएगा कि जब ये दोनों हमारे पास एक ही वेपर प्रेशर कर्व पे हैं, मीन ये सॉलिड जो हमारे पास सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर पे हैं, तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं किस इक्वेशन से, क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है, जो कि क्या कहती है हमें कि log natural P over P naught is equal to delta H T naught minus T over R T naught T। जैसा कि हमने पीछे भी ये इक्वेशन निकाल ली हुई थी, देख लिया हुआ था। यहाँ पे क्या है, डेल्टा एच वी इज द मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। बाकी हमें आर का पता है, आर क्या था, जनरल गैस कांस्टेंट, टी क्या था कि ये अब हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आ गया, और टी नॉट हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट है। अगेन द पॉइंट ई एंड बी लाई ऑन द सेम सब्लिमेशन कर्व। अब ये क्या था हमारे पास, वेपर प्रेशर कर्व में थे। अब बी और ई को देखें तो वो हमारे पास सब्लिमेशन कर्व में के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम जस्ट यहाँ पे क्या कर लेंगे कि सब्लिमेशन के लिए डेल्टा एच एस यूज़ कर लेंगे, वेपराइजेशन के बजाय हमने सब्लिमेशन कर्व से यूज़ कर लिया, ठीक है। सब्लिमेशन के लिए अगर हम ई और बी को देखें तो ई करस्पॉन्ड कर रहा था हमारे पास सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। ई पॉइंट क्या था, जब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ई और एफ ये हमें बता रहे थे कि जब सॉल्यूशन जो है इक्विलिब्रियम में है सॉलिड सॉल्वेंट के साथ। तो ई और बी भी है हमारे पास, बी भी जो सब्लिमेशन के लिए आ रहा है, और ये हमारे पास इसके साथ कंबाइन कर रहा है। तो ई और बी जो है रिलेट कर रहे हैं हमारे पास सब्लिमेशन कर्व के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि इक्वेशन यूज़ कर देंगे, सब्लिमेशन वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो हमारे पास क्या बन गया, लॉग नेचुरल पी ओवर पी एस इज इक्वल टू डेल्टा एच एस मल्टीप्लाई बाय टी नॉट माइनस टी डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इंटू टी नॉट मल्टीप्लाई बाय टी। अब हमारे पास क्या है, डेल्टा एच
S is the heat of sublimation of the solid solvent है। अब क्या करें, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम द इक्वेशन 1 वी गेट, हम क्या करें कि यहाँ इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें इसके अंदर से, एक दूसरे के अंदर से, तो क्या होगा कि जो सेम टर्म है हमारे पास, अगर आप यहीं से देख लें तो लॉग नेचुरल पी और लॉग नेचुरल पी इधर भी है, तो ये माइनस में जब आएगी तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉमन टर्म है वो एक साइड पे आ जाएंगी और जो अनकॉमन है हम उनको देख लेंगे। क्या किया हमने, लॉग नेचुरल पी माइनस लॉग नेचुरल पी नॉट माइनस लॉग नेचुरल पी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया लॉग नेचुरल पी एस, कि ये डिनोमिनेटर में तो एक माइनस इसका और एक माइनस हम जो सब्ट्रैक्ट करें उसका। तो यहाँ पे क्या है कि लॉग नेचुरल पी और ये वाला माइनस लॉग नेचुरल पी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस वाली टर्म को ऊपर लिख लेंगे और जो माइनस वाली टर्म होती है लॉग में वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो ये क्या बन जाएगा कि आप देखोगे कि ये लॉग नेचुरल पी एस ओवर पी नॉट आ गया। अब दूसरी साइड में हमारे पास क्या है कि टी नॉट माइनस टी और ये आर टी नॉट एंड टी है, और बाकी जो दो टर्म है डेल्टा एच वी है और डेल्टा एच एस है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस टर्म से माइनस कर दी ये वाली टर्म, और अगर हम साथ साथ कॉमन निकाल लें माइनस को, तो माइनस माइनस ये टर्म क्या हो जाती है, ये वाली टर्म एस वाली टर्म क्या हमारे पास पॉजिटिव आ जाती है, और अगर यहाँ पे माइनस आ गए इस टर्म के साथ, यानी हम अब सिंपली कह लेंगे इक्वेशन को जो है वो माइनस के साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डेल्टा एच वी क्या हो गया, माइनस में आ गया। तो ये अगर हम इस इक्वेशन को ओपन कर लें तो ये माइनस माइनस एक्चुअल में प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस चीज़ का कोई इशू नहीं है। और जो कॉमन टर्म है हमारे पास क्या है, टी नॉट माइनस टी ओवर आर टी नॉट मल्टीप्लाई बाय टी। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, लॉग नेचुरल पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच वी मल्टीप्लाई बाय टी नॉट माइनस टी एंड डिवाइडेड बाय आर टी नॉट टी। अब हमारे पास क्या है कि डेल्टा एच एस माइनस डेल्टा एच वी इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ विच इज द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट। अब हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट क्या है, अगर हम पीछे ये देख लें कि हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या था, सब्लिमेशन ये था कि जब सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, एक मोल ऑफ सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली इनटू वेपर फेज, तो जितनी हीट में चेंज आता है। अब इसी तरह हमारे पास क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या थी कि एक मोल ऑफ सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन दोनों को जब आपस में सब्सट्रैक्ट कर लें तो ये हमारे पास क्या है, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट के मीन के कितना सॉल्वेंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, यानी सॉलिड से लिक्विड जो है वो अगर एक मोल ऑफ द सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट आ जाती है, ठीक है। तो हम इन दोनों के माइनस से की जगह हम डेल्टा एच एफ सिंपली उसको लिख लेते हैं। मैं आपको इनकी डेफिनेशन भी अलग से प्रोवाइड कर दूंगी अगर आप लोगों ने इंटरेस्टेड हैं इसको देखने के लिए कि क्या इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, लॉग नेचुरल पी एस ओवर पी नॉट माइनस डेल्टा एच एफ, और ये टर्म हमारे पास उसी तरह सेम आ गई। अब हमें ऊपर हमने देख लिया टी नॉट माइनस टी किसके इक्वल होता है, डेल्टा टी एफ के, तो हम आसानी के लिए यहाँ पे डेल्टा टी एफ लिख लेंगे। अब क्या इक्वेशन नंबर ये 4 बन गई हमारे पास, रिलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट एट द टेम्परेचर टी, कि सॉलिड सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर टी के ऊपर वेपर प्रेशर है उसको रिलेट कर लिए वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर, उसी सेम टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर से डील करिए। Since the vapor pressure of solid solvent and the solution are equal at temperature T, कि जो solid solvent है और उसका जो solution है उसको जो है but since the vapor pressure of solid solvent and the solution are equal at temperature T, which is the freezing point of the solution के
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the depression in the freezing point of the solution. Actually हमने derive करना है thermodynamic relationship of the depression in the freezing point of the solution. लेकिन उससे पहले मैं आपको just थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ कि हमने कहा था कि freezing point वो point होता है जबकि जहाँ पे जो किसी एक सब्सटेंस का लिक्विड है और उसकी सॉलिड फेज जो है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही होती है और इसी फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर उसी टेम्परेचर के ऊपर जो लिक्विड है और सॉलिड है फेज है हमारे पास जो दोनों फेजेस हैं उनका वेपर प्रेशर क्या होता है सेम होता है। तो इसी तरह हम क्या कह सकते हैं, अब इसका मतलब है कि सॉलिड सब्सटेंस और लिक्विड सब्सटेंस का जब हमारे पास जो है वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस होता है या उस सॉल्यूशन का है। इसी तरह अगर हमारे पास जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड सॉल्वेंट देन वो हमारे पास क्या आ जाता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन हो जाता है। अब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सॉल्वेंट से लेस क्यों होता है, हमने देख लिया था कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के करीब करीब होते हैं तो उनको कंडेंस करना, उनको सॉलिडिफाई करना के लिए लेस टेम्परेचर हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन जब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड कर देते हैं जो कि हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो इसकी वजह से क्या होगा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और उनको कंडेंस करने के लिए हमें टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा लो करना पड़ेगा। जितना टेम्परेचर पहले प्योर सॉल्वेंट का था उससे ज़्यादा लो करेंगे तो तब वहाँ पे वो सब्सटेंस जो है वो सॉलिडिफाई होगा या उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। हमने पीछे ये प्लॉट्स भी देख लिए थे कि ये प्लॉट हमें क्या बता रहे हैं कि ए और बी कर्व हमारे पास क्या है सॉलिड सॉल्वेंट का है जो कि उसकी सब्लिमेशन से डील कर रहा है कि जब सॉलिड सॉल्वेंट जो है डायरेक्ट वेपर प्रेशर में गैस में कन्वर्ट हो रहा है और उसका ये हमारे पास बी पॉइंट के ऊपर वेपर प्रेशर है। इसी तरह हमने सी और डी देख लिया था, ये हमारे पास क्या था लिक्विड सॉल्वेंट है जिसका वेपर प्रेशर बी पॉइंट के ऊपर हमारे पास पी था। और थर्ड हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो है ई और एफ जो कि शो कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमने कहा कि जब सॉलिड सॉल्वेंट जो प्योर सॉलिड सॉल्वेंट है और प्योर लिक्विड है जब वो इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब इसी तरह हमारे पास जो है सॉल्यूशन जब इन इक्विलिब्रियम है सॉलिड सॉल्वेंट के साथ तो वो उसका हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन आ जाता है। इसी तरह हमने एक पॉइंट जी देखा था कि ये जी पॉइंट क्या कहता है कि ये जी पॉइंट है एक्चुअली जो प्योर लिक्विड है उसका सुपर कूल्ड टेम्परेचर है कि जब हमारे पास सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है तो उस टाइम प्योर लिक्विड किस कंडीशन पे होता है तो उस टाइम प्योर लिक्विड हमारे पास सुपर कोल्ड कंडीशन में होता है जिसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये जी है और इस पॉइंट पे जो इसका हमारे पास प्रेशर आ जाता है जिस उसे हम पी नॉट से रिप्रेजेंट करें। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है जी और बी हमारे पास वेपर प्रेशर कर्व पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक प्रेजेंट है और इसी तरह अगर हम बी और ई को देखें तो ये हमारे पास क्या है ये सब्लिमेशन कर्व पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या कनेक्टेड है और ये जो है हमारे पास जो है वेपर प्रेशर कर्व के लिहाज से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, यही चीज़ें हम आगे जाके भी देख रहे हैं और जो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है फ्रीजिंग पॉइंट का में इधर अगर हम इस यहाँ पे देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो हाई टेम्परेचर पे है और जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो लो टेम्परेचर में और उनके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं डेल्टा टी एफ। ठीक है, डिप्रेशन इन दी फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम एक्चुअल में ये निकाले थे थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा टी एफ। ठीक है, तो ये डेल्टा टी एफ का जो एक्सप्रेशन है हमने वो निकालना है और जो पीछे सारे पॉइंट है ग्राफ में वो सारे यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा हम इसको डिस्कस कर लेंगे। हम क्या करें कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को जो कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है उसको कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन या आप इसको कह लें कि मोल फ्रैक्शन जो हम लोग निकाले थे या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट से रिलेट कर रहे हैं
तो उसके लिए हमें कौन कौन सी इक्वेशन चाहिए होगी, एक तो हमें क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन चाहिए और दूसरी हमारे पास जो है रॉल्स लॉ वाली इक्वेशन है, तो वो इक्वेशन चाहिए होगी। ठीक है, अब अगर आपको प्लॉट की समझ आ गई है, प्लॉट आप सामने रखे हो, यहाँ पे इन पॉइंट्स को देखेंगे, लेट पी द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड्स एंड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट एंड द सॉलिड एट टी नॉट। ठीक है, जो P जो है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर जो सॉल्वेंट है उसका है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, तो वहाँ पे उसका जो टेम्परेचर है वो टी नॉट है, जो कि हमें पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट है। इसी तरह हमारे पास क्या है, PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ द बोथ सॉलिड सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन एट द टेम्परेचर T, और ये टेम्परेचर T के ऊपर आप देख सकते हैं इसको, और इसका मतलब है कि ये हमारे पास सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। इसके अलावा हमारे पास एक पॉइंट है P नॉट इज द वेपर प्रेशर कर्व, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सुपर कूल्ड लिक्विड सॉल्वेंट एट द टेम्परेचर T कोरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट G। ये भी हमने पीछे देख लिया कि G पॉइंट जो है वो T के ऊपर है, यानी कि जहाँ पे सोल्यूशन जो है फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है उसका, और ये उस टाइम सुपर कूल्ड लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। अब हमने ये भी देख लिया था कि G और B जो है एक वेपर प्रेशर कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इनको रिलेट करने के लिए हम क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन यूज़ करेंगे, जो कि क्या हमारे पास लॉग नेचर P ओवर P नॉट इज इक्वल टू डेल्टा HV multiplied by T naught minus T and divided by R T naught and T। अब डेल्टा एच वी क्या है, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट के एक जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है वो कितने वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, वो उसकी जो है वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है, अगर ये मोल्स की फॉर्म में कि एक मोल ऑफ जो है सब्सटेंस जो है या सॉल्वेंट जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो फिर जो है हमारे पास डेल्टा एच वी है, इसको हम मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कह रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जो है हमने देखा कि ई और बी पॉइंट्स जो हैं वो सब्लिमेशन कर्व पे एक दूसरे के साथ रिलेट करें हैं, तो हम यहाँ पे सब्लिमेशन कर्व के लिहाज से डेल्टा एच वी की जगह पे हम क्या कर देंगे, डेल्टा एच एस कर देंगे। ठीक है, तो लॉग नेचर पी ओवर पी एस इज इक्वल टू डेल्टा एच एस, बाकी हमारे पास जो टर्म जो है वो सेम रहेगी। तो यह हमारे पास डेल्टा एच एस क्या है वो हम रिलेट करिए बी और ई पॉइंट को, और ये है एक्चुअली हमारे पास क्या है, हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट। ये सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जब सॉलिड सॉल्वेंट जो है डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ठीक, और इसी तरह हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंबाइन कर सकते हैं, क्या करें कि एक इक्वेशन को दूसरी के अंदर से सब्सट्रैक्ट कर दें, तो जो सेम टर्म होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ये टर्म हम फर्स्ट पे रख रहे हैं तो इसको सब्सट्रैक्ट कर दें, तो क्या बन जाएगा कि एक्चुअल में हमारे पास ये लॉग ऑफ पी और ये लॉग ऑफ पी जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और रिमेनिंग हमारे पास ये प्लस साइन के साथ जो है लॉग ऑफ पी एस न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये जो है माइनस के साथ जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दूसरी साइड पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस को बाहर निकाल रहे हैं, और इसलिए ये डेल्टा एच इस हमारे पास यहाँ पे आ गया प्लस में आ गया, और ये डेल्टा एच वी जो है वो नेगेटिव में आ गया। बाकी हमारे पास दोनों टर्म्स क्या हैं, कॉमन है, तो वो इसलिए हमने इधर साइड पे इनको निकाल लिया। एक्चुअल में हमने इसको माइनस के साथ क्यों किया है कि डेल्टा एच एस माइनस डेल्टा एच वी जो है हमारे पास इक्वल होता है हीट ऑफ फ्यूजन के। ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, इसका हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है कि जब एक मोल ऑफ कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड के अंदर, तो वो उसकी हीट ऑफ फ्यूजन होती है कि जितनी भी हीट रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो उसकी हीट ऑफ फ्यूजन होती है। तो हम इस टर्म की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन लिख सकते हैं, डेल्टा एच एफ लिख सकते हैं। बाकी टर्म हमारे पास वैसी की वैसी आ जाएगी, लॉग नेचर पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच एफ, और ये हमारे पास क्या था, बाकी टर्म आ गई। हमने पीछे देख लिया था कि टी नॉट माइनस टी जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस कर दें जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, तो वो डेल्टा टी एफ के इक्वल आ जाता था, तो ये हमने यहाँ पे इसकी टर्म इंट्रोड्यूस करवा देंगे। अब हमारे पास ये क्या है कि ये हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन है जो कि डिफरेंट जो है एक ही सोल्यूशन को जो है वो रिलेट कर रहा है उसके जो उसका सॉल्वेंट है सॉलिड फॉर्म के साथ। ठीक है, या आप सिंपली इसको कह सकते हैं कि लिक्विड
सॉलिड को के वेपर प्रेशर को रिलेट कर रहा है सॉलिड जो प्योर सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर के साथ किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, ठीक है, जो हम कह रहे हैं कि ये टी है या टी नॉट है। इसी तरह हमने पीछे देख लिया था कि क्या है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है इन इक्विलिब्रियम में है हमारे पास सॉलिड सॉल्वेंट के साथ। अब इसका मतलब है जब दो चीज़ें आपस में एक थर्ड चीज़ के साथ इन इक्विलिब्रियम आ जाती है तो इसका मतलब है कि पहली और तीसरी भी इक्विलिब्रियम में होगी। मतलब कि अगर 1 और 2 जो है आपस में इक्विलिब्रियम में है और 2 और 3 आपस में इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 और 3 के दरमियान में भी इक्विलिब्रियम होता है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये इक्वेशन रिलेट करी है इन तीनों चीज़ों को। एक चीज़ हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, दूसरा प्योर सॉल्वेंट है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, और तीसरी हमारे पास क्या है कि जो सॉल्यूशन है उसको रिलेट करना। ठीक है, हमने क्या कहा पीछे जो स्टेटमेंट थी आप याद उनको देखिएगा कि प्योर सॉल्वेंट जो लिक्विड है वो इन इक्विलिब्रियम में है सॉलिड सॉल्वेंट के साथ, एक चीज़। दूसरा क्या है कि जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड सॉल्वेंट के साथ इन इक्विलिब्रियम में है। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं, जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड के साथ भी जो लिक्विड सॉल्वेंट है उसके साथ भी किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के साथ इन इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यानी ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करी हैं। तो इसलिए ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन ये है जो इन सब चीज़ों को आपस में रिलेट करिए। ठीक है, इक्वेशन 4 रिलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट एट टेम्परेचर T टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, बस सिंस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एंड solution are equal at temperature T which is the freezing point of the solution। ठीक है, so the equation 4 also relate the vapor pressure of the solution to that of the pure solvent at temperature T। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं और हम इस इक्वेशन के थ्रू वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करें, रोल्स लॉ की को अप्लाई करें तो हमें पता था हम यहाँ पे वैल्यूज निकाल सकते हैं, यहाँ से मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकल सकती है, जैसा कि हमने पीछे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी यही प्रोसेस किया था। अगर आपको वहाँ पे याद है तो आप इसको भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इफ वी अज्यूम नाउ द रोल्स लॉ व्हिच इज एप्लीकेबल टू दिस सॉल्यूशन, देन हमें पता है कि पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x1 कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है जब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे होते हैं। तो जितना डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट के। ठीक है, कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल है, लेकिन जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म कर रहे थे तो हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट आ जाता है कि जो वो कांस्टेंट हमारे पास क्या था, पी नॉट, जो कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है उसके अंदर जब हमारे पास सॉल्यूट नहीं ऐड हुआ होता। तो हम इक्वेशन को रीअरेंज करें तो ये क्या बन जाता है, पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x1, और हमें x1 का पता है कि x हमारे पास क्या होती है, मोल फ्रैक्शन होती है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सिस्टम क्या होता है कि हम उसको प्लस कर दें, उसके सम कर दें तो ये हमारे पास इक्वल हो जाती है यूनिटी के। तो हम वहाँ से किसी भी सब्सटेंस की जो दो कंपोनेंट हैं उन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया था कि हमारे पास अगर x1 प्लस x2 इज़ 1 तो वहाँ से हम x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या हो सकती है, 1 माइनस x2। तो इसका मतलब है कि पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस x2। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, लॉग नेचर 1 माइनस x2। ठीक है, हमें पता है कि x1 x2 आर दी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ठीक है, एंड सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन है और हमें ये भी पता है कि ये जब डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हैं हमारे पास तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, बहुत स्मॉल है। तो इसलिए यहाँ पे जब लॉग नेचर लेंगे 1 माइनस x2 का तो वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस x2 के। और इस साइड पे हमारे पास क्या है कि जब डाइल्यूट सॉल्यूशन है कि बहुत कम अमाउंट में हमारे पास ऐड हो रही है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टी नॉट, और टी जो है उसको हम टी नॉट स्केयर लिख सकते हैं। तो जस्ट हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ से अगर हम
जो डेल्टा टी एफ जो है, वो डेल्टा टी एफ हमारे पास क्या था, लोवरिंग ऑफ द या डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन था। ठीक है, तो वो हम निकाल सकते हैं ये इक्वेशन यूज़ करके। अब आपने जैसे पहले किया था कि अगर आपको कहा जाए कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालें, ठीक है, बाय यूजिंग द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, तो आपको अगर ये इक्वेशन आती है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लें, वहाँ से आप जो है मॉलिक्यूलर वेट निकालें, और अगर आपको मैस पता है, सॉल्वेंट का मैस पता है, सॉल्वेंट की अमाउंट पता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस सॉल्यूट निकाल सकते हैं। सेम प्रोसेस करना है जो हम प्रीवियस भी कर चुके हैं। इफ n1 and n2 आर दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, 1 हम सॉल्वेंट के लिए यूज़ करें और 2 जो है हम सॉल्यूट के लिए यूज़ करें, एंड इसी लिहाज से फिर W2 क्या है, वेट है, W2 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट हैविंग मॉलिक्यूलर मास, हमारे पास कितना आ जाएगा, M2 डिसॉल्व इन दी W1 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक, अब हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या होती है कि N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो हम डिनोमिनेटर में से सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स इग्नोर कर देंगे, तो ये क्या बन गया, N2 डिवाइडेड बाय N1। और यहाँ पे जब हम नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, स्पेसिफिक ग्राम्स, स्पेसिफिक वेट ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व to make the molar solution and which is divided by the molecular weight of the that substance। ठीक है, यहाँ पे अगर N2 है तो W2 डिवाइडेड बाय M2, और इस तरह हमारे पास जो है सॉल्वेंट का आ जाएगा कि W1 डिवाइडेड बाय M1। अब ये M1 डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए वो हमारे पास न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो हम यहाँ x2 की जगह हम ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन 6 के अंदर ये 7 वाली वैल्यूज पुट कर दें, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास क्या है कि हम ले लेते मोल्स की फॉर्म में, ठीक है, हमने डेल्टा एफ भी जो है वो मोल्स की फॉर्म में लिया था। अगर हम इसको पर ग्राम्स के लिहाज से ले लें तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि डेल्टा HF is equal to M1 LF, where LF is the latent heat of fusion per gram। अब जब डेल्टा HF की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं MLF, ठीक है, तो यहाँ पे जो M1 है और ये M1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन आ जाएगी ये वो हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ हम क्या करें कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने जो है कंसंट्रेशन को, उनकी टर्म को मोलर में लेके आना। मोलर से हम पहले ग्राम में गए और ग्राम से हमने फिर जो है वो मोलर में आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको 1000 से अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं। तो ये टर्म जो है हमारे पास क्या बन जाएगी, मोलैरिटी की टर्म बन जाएगी। बाकी हमारे पास क्या है कि ये सारी टर्म आ जाती है। अब ये भी हमारे पास क्या है, आर टी नॉट स्क्वायर ओवर 1000 LF, जिसकी इस सारी टर्म की बजाय हम एक टर्म यूज कर लेते हैं KF, और ये हमारे पास क्या है, टर्म क्या है, मोलैरिटी है। ये हमारे पास फर्स्ट KF जो है कांस्टेंट आ जाता है, वेयर KF इज इक्वल टू R T स्क्वायर or not T square divided by 1000 LF is a constant which is called the molar freezing point depression constant or the cryoscopic constant. For the given solvent, it is defined as the depression in the freezing point produced, कि कितना freezing point में depression produce हो रहा है कि जब हम 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of the solvent। ठीक है, यानी मोलैलिटी की फॉर्म में हम ये ले रहे हैं कि 1 मोल हमारे पास सॉल्यूट का है, वो 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ है। ठीक है, और ये मोलैलिटी की हमें वैल्यू पता है कि ये 1000 ग्राम जो है सॉल्वेंट के आगे, और ये W2 सॉल्यूट का की अमाउंट है, और ये हमारे पास सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है, और ये हमारे पास W1 सॉल्वेंट की मास है। हम क्या यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ मोलैलिटी की वैल्यूज पुट कर सकते हैं और KF आ सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कहा जाए कि आप मॉलिक्यूलर वेट निकालें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। आपको अगर इक्वेशन याद है तो आप इक्वेशन को रीअरेंज करें यहाँ से इधर, और ये साइड हमारे पास इधर आ जाएगी, तो हम
किसी भी सलूट को जो कि नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सलूट है और उसको मॉलिक्यूलर वेट जो है वो निकाल सकते हैं। दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सलूट्स ओनली। ठीक है कि हमारे पास जो सलूट होना चाहिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया या इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, मीन ये आपस में आइस में कन्वर्ट हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ चाहे ये एसोसिएशन करें या चाहे ये डिसोसिएशन करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज थी सारी की सारी वो सारी चेंज हो सकती हैं। इसलिए हम मेंशन कर रहे हैं कि ये हमारे पास नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन सलूट होना चाहिए। कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, फॉर अ गिवन सॉल्वेंट द डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितनी है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट के ये नेचर ऑफ सॉल्यूट से इंडिपेंडेंट है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, फॉर एनी गिवन सॉल्वेंट द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट के जो के एफ है हमारे पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट था या जिसे हम मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कह रहे हैं कि वो हमारे पास जो है सॉल्यूट की नेचर से इंडिपेंडेंट है। द एक्सपेरिमेंटल एंड कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ के एफ शुड ऑफ गिवन सॉल्वेंट शुड एग्री। ठीक है, जो हम कैलकुलेटेड हम खुद से कैलकुलेट करते हैं कि इतनी आनी चाहिए और जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल जो एक्चुअल में वैल्यूज आ रही होती हैं वो दोनों को एक जितना होना चाहिए, एक दूसरे से एग्री करना चाहिए। ठीक है, उनमें चेंजेस नहीं आनी चाहिए। तो ये तो था थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम ये देखते हैं कि हम इस डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे मेजर कर सकते हैं, कि एक्सपेरिमेंटली हम इनको कैसे मेजर कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्रीजिंग depression of the freezing point. The depression of the freezing point can be measured more accurately and with the ease than the elevation of the boiling point. कि elevation of the boiling point की बजाय हम जो है ये freezing point की जो depression है इसको easily measure कर सकते हैं और more accurately measure कर सकते हैं। क्यों कि ये जो है प्रेशर के ऊपर जो है कम डिपेंड कर रहा होता है, कि वेपर प्रेशर के ऊपर कम डिपेंड कर रहा है, जैसा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रेशर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। तो इसलिए हम इसको मोर एक्यूरेटली भी मेजर कर सकते हैं। दी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड इज कॉल्ड दी क्रायोस्कोपी, क्योंकि हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का वर्ड यूज़ किया वहाँ पे, तो इसलिए हम इस टेक्निक को, इस मेथड को हम क्रायोस्कोपी मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड हैज़ आल्सो एन एडिशनल एडवांटेज in that the freezing point is much less dependent on the pressure than the boiling point, के जो boiling point है वो pressure पे ज़्यादा dependent है और ये जो हमारे पास जो freezing point है वो pressure पे कम dependent है। लेकिन हम हमारे पास क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे कि प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसको सुपर कूल होने से बचाना चाहिए। ठीक है, द मेन प्रिकॉशन इन क्रायोस्कोपी इज टू अवॉइड super cooling of the solvent, and the different method used for the determination of the depression of the freezing points are, the first one is called as the Beckman method. इस मेथड में जो ऑपरेटर यूज हो रहा है उसके अंदर हमारे पास क्या है कि वो डिज़ाइन किया था साइंटिस्ट ने जिसका नाम था बेकमैन इन 1888 के अंदर उसने ये डिवाइस जो है डिज़ाइन किया था, ऑपरेटर्स डिज़ाइन किया था, जिसके मेन कंपोनेंट हम देख लेते हैं नीचे कि कौन कौन से मेन कंपोनेंट हैं। द ऑपरेटर्स विच इज़ कॉमनली यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट वाज डिजाइन बाय द बेकमैन एंड शोन इन द फॉलोइंग फिगर। द ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट वन इसमें क्या है, एक फ्रीजिंग ट्यूब है with the side arm for introducing the solute and fitted with the Beckman thermometer and stirrer। कि एक फ्रीजिंग ट्यूब है जिसके अंदर हमने थर्मोमीटर लगाया हुआ है और एक स्टिरर लगाया हुआ है, और साथ साथ इसके अंदर क्या है कि हम पहले तो सॉल्वेंट डाल लेंगे, बाद में क्या है हमने उसके अंदर सोल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट भी ऐड करना है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी क्या है एक साइड आर्म भी है
एक फ्रीजिंग ट्यूब है जिसके अंदर हमने फिट क्या किया हुआ है कि थर्मोमीटर और एक स्टिरर लगाया हुआ है, और साथ साथ उसमें एक साइड आर्म भी है जिसके थ्रू हम सलूट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, एन आउटर larger tube is into which the fusing tube is fixed, and the space between these two provide an air jacket which ensure a slower and more uniform rate of cooling. अब क्या है कि ये जो इंटरनल फ्रीजिंग ट्यूब थी वो फिक्स हुई है हमारे पास, जो एक लार्जर आउटर ट्यूब है इस तरह फिक्स हुई है कि उसके दरमियान में जो एयर है वो, या तो हम कोई और मटेरियल उसके अंदर फिक्स कर देते हैं, जो पैकिंग मटेरियल्स वगैरह होते हैं, या इस तरह की मटेरियल ऐड कर देते हैं कि एयर जैकेट जो है उसके दरमियान में ऐसी है कि वो उसकी कांस्टेंट एक ही तरह से कूलिंग, चारों तरफ से वो एक ही तरह की कूलिंग करी है, ठीक है, कि स्लोली वो सारा अंदर वाली जो ट्यूब है वो कूल हो, एकदम से वो कूल ना हो, और उसकी यूनिफॉर्म कूलिंग होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, अ लार्ज आउटर वेसल कंटेनिंग अ फ्रीजिंग मिक्सचर आइस एंड साल्ट हैविंग अ स्टिरर, ठीक है, कि हमारे पास क्या है कि बाहर वाली जो आउटर है हमारे पास वेसल्स है उसके अंदर क्या है, फ्रीजिंग मिक्सचर है। फ्रीजिंग मिक्सचर एक्चुअली जस्ट आइस नहीं होती, आइस के साथ कोई भी और सब्सटेंस हम इसलिए ऐड करें या कोई भी साल्ट इसलिए ऐड करें कि जो आइस का टेम्परेचर था उसको उसने लो कर दिया, ठीक है। मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि हम क्या करते हैं कि किसी भी लिक्विड को, या जस्ट अगर वाटर है इसको 0 सेंटीग्रेड से नीचे लेके जाना है, या आइस को 0 सेंटीग्रेड से नीचे हमने करना हो, फ्रीज करना हो, तो हम क्या करते हैं उसमें कोई भी साल्ट ऐड कर देते हैं ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बहुत लो चला जाए, और वो जो लिक्विड है हमारे पास वो ज़्यादा देर तक लिक्विड फॉर्म में रह ले, या फिर बहुत ज़्यादा कूल हो जाए, कूल हो लेकिन वो फ्रीज ना हो। तो इसी तरह जैसे हमारे पास जो कंट्रीज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्नो होती है, तो वो क्या करते हैं कि अपने रोड्स के ऊपर भी क्या करते हैं कि स्नो से बचने के लिए साल्ट्स, रॉक साल्ट उनकी गाड़ियां जो हैं उसके ऊपर, सड़क के ऊपर या जो रोड्स हैं उनके ऊपर थ्रो कर रही होती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है वो बर्फ़ को पिघला देता है, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लो कर देता है। इसी तरह गाड़ियों के अंदर एंटी फ्रीजिंग एजेंट होते हैं हमारे पास, जो है कि गाड़ी के अंदर जो फ्यूल है उसको फ्रीज होने से बचाने के लिए अब उसमें डिफरेंट तरह के साल्ट्स होते हैं, और जो लिक्विड मटेरियल है उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या कह रहे हैं कि फ्रीजिंग मिक्सचर है, हमारे पास आइस है, और आइस के अंदर हमने उसको साल्ट डाल दिया कि बहुत ज़्यादा देर तक वो कूल रहे, ठीक है, ताकि वो कूलिंग जो है वो ऊपर तक हमारे पास जो इंटरनल जो ट्यूब होती है वहाँ तक जाए, और उसको मूव करने के लिए, उसको हिलाने के लिए हमारे पास एक स्टीरर है। तो अगर हम पहले इसकी डायग्राम देख लें कि एक हमारे पास ट्यूब है, इंटरनल ट्यूब है जिसके अंदर थर्मोमीटर, स्टीरर है और एक साइड आर्म है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट हमने ऐड किया होता है जो कि फिट होती है एक आउटर ट्यूब के अंदर, जो कि एयर जैकेट प्रोवाइड करिए ताकि हमारे पास कंटिन्यूसली और इक्वल कूलिंग हो। और थर्ड हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो आउटर फ्रीजिंग मिक्सचर है, और साथ साथ ये हमारे पास क्या है, एक स्टीरर है ताकि उसको हिलाने के लिए, ठीक। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि एट डेफिनेट वेइंग क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट इज टेकन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ट्यूब एंड द ऑपरेटर्स इज सेटअप, इस तरह सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। ये इस फ्रीजिंग ट्यूब के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे, और साथ साथ जो है ये जो थर्मोमीटर की बल्ब है वो उसके अंदर इमर्स होना चाहिए, ठीक है। इस तरह सेट करेंगे that the thermometer bulb is completely immersed in the solvent. First, an approximate freezing point of the solvent is determined by directly cooling the freezing point tube in the cooling bath. पहले सबसे हम क्या करेंगे कि इस ट्यूब को लेके जस्ट कूलिंग बाथ के अंदर रखेंगे, तो लिक्विड सॉल्वेंट क्या है वो कूल डाउन हो जाएगा, वो सोल्डिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम हम एक उसका रफली से जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, जो प्योर सॉल्वेंट है, हम उसको वो मेजर कर लेंगे, ठीक है। फर्स्टली द अप्रोक्सीमेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज डिटरमिन बाय डायरेक्टली कूलिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ट्यूब इन द कूलिंग बाथ। अभी हमने ये जो सेंटर वाली थी इसको नहीं लगाया हुआ था,
When the liquid is solidified, the tube is then taken out and heated by the friction with the palm to melt the solid. अब जब हमने फ्रीजिंग पॉइंट नोट कर लिया तो हम क्या करेंगे कि इसको निकाल लेंगे, इस ट्यूब को जो है वो बाहर निकाल लें और क्या करेंगे कि लिक्विड को दोबारा जो सॉल्वेंट है उसको दोबारा थोड़ा सा हीट अप करें या उसको थोड़ा सा रब करें इस ट्यूब को, ताकि हाथ के साथ हैंड से जो हीट उसमें जा रही है तो क्या होगा कि वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, पहले क्या था लिक्विड था और हमने उसको फ्रीज किया और फ्रीज करने के बाद उसको दोबारा डी फ्रीज कर रहे हैं। When all the solvent has melted, it is then placed into the outer tube and the whole of the apparatus is placed in the freezing mixture. अब क्या करेंगे, इस ट्यूब को ये जो आउटर वाली ट्यूब के अंदर रखेंगे और उसके बाद इस आउटर जो हमारे पास जो फ्रीजिंग मिक्सचर वाले वेसल है उसके अंदर फिक्स कर देंगे। A constant stirring of the solvent and the freezing mixture is maintained, कि हम उसको जो है constantly स्टिर करते रहेंगे ताकि इक्वली हर तरफ से उसकी कूलिंग हो। The steady reading of the thermometer when the liquid solidify give the freezing point of the pure solvent. अब क्या होगा कि कुछ ना कुछ कूल आस्ता आस्ता ये जो इंटरनल ट्यूब है इसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो कूल होता जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी कूलिंग जो है वो इधर जाएगी और इधर से उसका इफेक्ट जो है अंदर वाली ट्यूब के अंदर भी होगा। तो जब ये लिक्विड जो है वो सोलिडिफाई हो जाएगा तो वहाँ पे जो उसका टेम्परेचर होगा वो हम नोट कर लेंगे, एक्चुअल में वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट होगा। उसके बाद क्या करेंगे कि हम फ्रीजिंग ट्यूब को अगेन बाहर निकाल लेंगे, उसको मेल्ट कर देंगे। ठीक है, कि हमने क्या किया और उसके बाद फिर जब वो मेल्ट हो जाएगा तो फिर उसके अंदर हम सलूट डालेंगे और फिर उसका जो है मेल्टिंग उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो चेक करेंगे। द फ्रीजिंग पॉइंट ट्यूब इज देन टेकन आउट एंड अलाउड टू स्टैंड इन द एयर अंटिल द सॉल्वेंट मेल्ट्स, कि ये जब तक हमारे पास मेल्ट नहीं होता। A weighed quantity of a solute is introduced through the side arm and the freezing point of the solution is determined in the same way as that of the solvent. जैसे हमने सॉल्वेंट का मेजर किया उसी तरह हमारे पास क्या करेंगे, हम सोल्यूशन का भी मेजर करेंगे। Knowing the depression of the freezing point, कि कितना चेंज आया फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर, the molecular mass of the solute can be डिटर्मिन, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस सॉल्यूट को डिटर्मिन कर सकते हैं। वो इक्वेशन अगर आपको मालूम है तो आप उसे निकाल सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखी है वही है, ये इज इक्वल टू के एफ ओवर टी डेल्टा टी एफ इज मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ दिस सॉल्यूट मास ऑफ दिस सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000, कि मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता कितनी डाली है और मास ऑफ सॉल्वेंट हम देख सकते हैं अगर हमें वॉल्यूम पता है और डेंसिटी पता है तो हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। दिस मेथड गिव एक्यूरेट रिजल्ट इफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन ऑफ ऑब्जर्व, हमने पीछे पहले भी कहा था कि सुपर कूलिंग से अवॉइड करना चाहिए, स्टिरिंग जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग बाथ शुड नॉट बी मोर देन 4 to 5 डिग्री बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है उससे बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए इसका, जो हमारे पास कूलिंग बाथ है जो फ्रीजिंग मिक्सचर जिसके अंदर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। सेकंड मेथड हमारे पास कौन सा हो सकता है कि वो सेकंड मेथड है हमारे पास रास्ट मेथड, के रास्ट इन 1922 यूज कैम्फर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। कैम्फर और कैम्फर के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको यूज़ किया था एज ए सॉल्वेंट इसने। एक्चुअल में कैम्फर जो है हमारे पास जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है, तो हम उस सॉलिड को पहले मेल्ट करेंगे और उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हमारे पास जो है जो सॉल्यूट है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका वो मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे। हमें पता है कि किसी लिक्विड का हम फ्रीजिंग पॉइंट ले लें और या किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ले लें तो बात तो एक ही है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट ले सकते 0 सेंटीग्रेड है और जो है हमारे पास जो वाटर है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 सेंटीग्रेड है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट की बजाय हम जो सॉलिड है उसका हम मेल्टिंग पॉइंट ले रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे ग्रास ने क्या किया था, कैम्फोर और कैम्फोर डेरिवेटिव्स वर यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर क्रायोस्कोपी। दीज सॉल्वेंट हैव हाई मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जो है हमारे पास मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है कि बहुत हाई है, मीन 40 के करीब होती है। मीन अगर हमारे पास पहले कितना 1 है, अगर किसी भी जो कैम्फर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है 1 है, तो उसका जो डिफरेंस आएगा -40, अगर हमारे पास उसका सोल्यूशन बना हुआ था, मीन उनके फिर डिफरेंस हमारे पास क्या है कि 40 डिग्री का डिफरेंस आ सकता है। तो इसलिए हम नॉर्मल जो थर्मोमीटर है उसको भी यूज़ कर सकते हैं कि इजीली यहाँ पे रीडिंग के अंदर जो चेंज आता है हम इजीली उस नॉर्मल थर्मोमीटर से भी उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, और साथ साथ बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस को भी हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। These solvents have high molar depression constant, and the extent of depression is applicable even in the dilute solution, so that an ordinary thermometer may be used to determine the freezing point depression. कि सिंपली हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए क्या कर सकते हैं, इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं और सिंपल थर्मोमीटर यूज़ करके। ठीक है। प्योर camphor is powdered, ठीक है, मीन सॉलिड फॉर्म में एंड इंट्रोड्यूस इनटू द कैपिलरी ट्यूब विच इज सील्ड एट वन एंड। ठीक है, जो आपको पता है कि छोटी छोटी कैपिलरी ट्यूब होती है, हम उसको फ्लेम के ऊपर अगर थोड़ा सा उसको रोटेट करें तो क्या एक एंड उसका क्या हो जाता है, सील्ड हो जाता है, मीन वो एक साइड से बंद हो जाती है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैम्फर को इंट्रोड्यूस करवा देंगे, उसके बाद उसको थर्मोमीटर के साथ अटैच करके फ्लेम पे हीट करें, या किसी भी ऑयल बाथ में हीट कर लें, या ग्लिसरॉल के अंदर हीट कर लें। एक्चुअल में हमने उसको हीट करना है, हीट करने से क्या होगा कि जो पाउडर फॉर्म है, जो सॉलिड फॉर्म है, वो मेल्ट होगी और वो टेम्परेचर हम नोट कर लेंगे। Pure camphor is powdered and introduced into the capillary tube, which is sealed at one end. This is tied along the thermometer. Thermometer साथ लगा देंगे and heated in a glass roll और oil bath के अंदर हम इसको heat कर देंगे। The melting point of camphor is noted कि जिस temperature के ऊपर वो melt होगा हम उसको note करेंगे। Temperature of solidification आफ्टर द रिमूवल ऑफ बर्नर इज आल्सो नोटेड कि अब क्या करेंगे, उसको ऑयल बाथ या बर्नर के ऊपर से निकाल लेंगे। अब क्या होगा, वो आस्ता आस्ता क्या होगा, दोबारा सोल्डिफाई हो जाएगा। तो जब वो सोल्डिफाई होना शुरू हो जाता है हम वो टेम्परेचर भी नोट करेंगे। द एवरेज ऑफ टू टेम्परेचर गिव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कैम्फोर। हम एक्यूरेटली वहाँ से हम कैम्फर का मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे। देन अ वेइंग amount of this solute is mixed with the weight about of the camphor। ठीक है, हमने एक स्पेसिफिक अमाउंट हमने वे कर ली कि इतनी सल्यूट की अमाउंट जो है वो इतनी अमाउंट ऑफ कैम्फर के अंदर ऐड हो रही है। देन द मिक्सचर इज मेल्टेड इन अ टेस्ट ट्यूब विद द ओपन एंड जिसका जो ओपन एंड होगा उसको हम सील कर देंगे। कि हमने क्या किया, जस्ट कि अब कैम्फर के अंदर जो है वो सल्यूट भी ऐड कर दिया है और उसकी अमाउंट हमें पता है कि हमने कितना ऐड किया। जब इसको ऐड कर देंगे तो उसको जो ट्यूब है जो हमारे पास कैपिलरी है उसका एंड्स को सील कर दें, उसको बंद कर दें, और उसके बाद जो है उसका हम टेम्परेचर नोट करेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ सल्यूट इन कैम्फर इज कूल्ड इन एयर। हम उसको कूल करेंगे आफ्टर सॉलिडिफिकेशन। पहले हमने क्या किया, उसको हीट अप किया और उसके बाद जो है जब वो सॉलिडिफाई होने लगा तो वो उसका टेम्परेचर नोट कर दें। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन द मिक्सचर पाउडर मिक्सचर जो है वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा या सॉलिडिफाई हो जाएगा। इंट्रोड्यूस इनटू द कैपिलरी ट्यूब विच इज सील्ड। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, द मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिटरमिन कर रहे हैं कि हमने कैम्फर ऐड किया और उसको मेल्ट किया, तो उस टाइम जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो है उसको चेक करें। द डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द प्योर कैम्फर एंड द मिक्सचर गिव द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट कि कितना वो चेंज आ रहा है सोल्यूशन का और जो है सॉल्वेंट का, वो हमें क्या कर रहा है कि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इन मॉडर्न प्रैक्टिस इलेक्ट्रिकल हीटिंग apparatus इज यूज फॉर अ क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैम्फर एंड द मिक्सचर। हमने क्या किया कि यहाँ तो बर्नर से हीट करें या ऑयल बाथ के अंदर हीट करें, लेकिन जो है आजकल अगर आप लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर्स देखा हो तो वो इलेक्ट्रिकली उसको हीट प्रोवाइड की जाती है और वहाँ पे हम डिफरेंट सब्सटेंसेस का
जो है मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो चेक कर लेते हैं। तो ये तो था हमारे पास डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें सेम के डिफरेंट वैल्यूज़ दे दी जाएं एग्जाम्पल के तौर पे न्यूमेरिकल में, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस जो है वो निकाल सकते हो। फर्स्ट करें इस एग्जाम्पल के अंदर ये हमें दे दिया कि इतने ग्राम ऑर्गेनिक्स जो सब्सटेंस है वो हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, W2 आ गया, और वाटर जो है वो हमारे पास क्या है 100 ग्राम है। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट जब ये सोल्यूशन बन गया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना डिक्रीज हो रहा है, तो ये इसका मतलब है कि जो डिक्रीज हो रहा है वो हमारे पास इतना है। और वाटर का अगर आपको पता होगा तो वो यहाँ तो ये डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिफरेंस तो ऐसे ही यूज हो जाएगा। के एफ की वैल्यू दी हुई है तो मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू के एफ अवर डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई बाय W2 डिवाइडेड बाय W1 मल्टीप्लाई बाय 1000। आपने वैल्यूज पुट की तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दी सॉल्यूट निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जस्ट हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं कि वैल्यूज को पुट करते जाएं तो हम क्या करेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप हमारे पास क्या है कि अगर एक टेम्परेचर दिया गया तो दूसरा अगर हमारे पास पहले टेम्परेचर कितना था और बाद में टेम्परेचर क्या है, तो हम उसकी क्या कर सकते हैं डेल्टा टी एफ जो है वो निकाल सकते हैं। और अगर ये ग्राम में दी हुई है तो उसको जो है इसको भी यूज़ करके हम वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं कि मोलालिटी की फॉर्म में आ जाती है हमारे पास ये सारी, और इक्वेशन वही यूज़ करें और सेम वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास आ जाएंगी। ये तो था हमारे पास डिप्रेशन इन दी फ्रीजिंग पॉइंट, जिसमें हमने डिफरेंट मेथड्स देख लिए सारा, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसको कैसे डिटरमिन कर सकते हैं और इससे मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाल लेते हैं।